नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक जो है ना वो अपने कंप्लीट हो गए हैं और आज अपना जो है ना वो नया टॉपिक है। नया टॉपिक जो है वो है वैश्वीकरण और उसके प्रभाव हैं। जिस प्रकार से अपने सारे टॉपिक जो है ना वो बड़े ही शानदार थे, उसी प्रकार से आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा ही शानदार होने वाला है। ठीक है, आप सभी से जो है ना रिक्वेस्ट है, जैसे कि मैं चेक कर रहा था अभी जो है ना जो मैंने YouTube चैनल शुरू किया है वो नया ही है। ठीक है, फिर भी मैंने जब चेक किया तो ऐसा पता लगा कि 25,000 से ज़्यादा व्यू हो चुके हैं, है ना, और लगभग 4,000 घंटे वॉचिंग आवर भी जो है ना वो अपना कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जब चेक कर रहा था मैं समरी, तो उसमें ऐसा पता लगा कि 80%, 100 में से 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मतलब जो व्यू आए हैं उन व्यू में से 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने क्या नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मात्र 20% विद्यार्थी हैं जिन्होंने चैनल को क्या किया है, सब्सक्राइब किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ना, हालांकि अच्छा भी नहीं लगता बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाए, तो आप खुद ही समझदार हो, है ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सब्सक्राइब करोगे, सेशन को शेयर करोगे, लाइक करोगे, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करोगे, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी शानदार कंटेंट आएगा। ठीक है ना। और अभी चूंकि समय बहुत ही कम है, सेकेंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है उसमें, तो हो सकता है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ना तो मोटिवेशन मिले और जल्दी जो है ना वो टॉपिक आपके सामने आए बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, और कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, साथ ही में आज का जो टॉपिक है बड़ा ही शानदार होने वाला है। जैसे इकोनॉमिक्स के अपने जो 3 टॉपिक हैं, चाहे वो भारत में कृषि का विकास हो, उद्योग का विकास हो, चाहे सेवा सेक्टर का विकास हो, बड़े ही शानदार टॉपिक थे। ठीक है ना, इसमें सेवा सेक्टर वाला जो अपना टॉपिक था, जो कंटेंट मैंने आपको दिया, वो बड़ा ही शानदार जो है ना वो पॉपुलर हो रहा है। इसके अलावा यूएनओ जो है ना वो भी बड़ा ही शानदार टॉपिक था अपना। तो जो विद्यार्थी नए हैं वो एक बार उसको जरूर देखें। और जो अपना भारत की विदेश नीति है ना, हालांकि अगर कुछ और भी थोड़ा बहुत बचा है तो मैं जैसे कि आप लोगों को बता चुका है कि 20 तारीख से जो है ना वो आपका क्या बोलते हैं टेस्ट सॉल्यूशन, ऑनलाइन टेस्ट सॉल्यूशन जो है ना वो लेकर आऊँगा। तो और कोई भी अगर कमी रह गई है तो उस टेस्ट सॉल्यूशन में जो है ना वो क्या कर दी जाएगी, पूरी कर दी जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है ना। टॉपिक तो वह मैं आपको पहले बता ही चुका। ठीक है ना, तो आप इसको जरूर कीजिएगा। टॉपिक है आपका कौन सा, वैश्वीकरण और उसके प्रभाव है। ठीक है ना, सबसे पहले मैं प्रश्न ले रहा हूँ एक वैश्वीकरण से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, सबसे पहले वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार आप प्रश्न को पढ़ो और फिर उसका आंसर देने का प्रयास करो। निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिएगा, विचार कीजिएगा, है ना। आपका कौन सा है, ग्लोबलाइजेशन समकालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों में सार्वभौमिकरण और विशिष्टीकरण दोनों प्रवृत्तियों का एक साथ घटित होना है। मतलब यहाँ एक शब्द आया है, कौन सा वाला, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन जो शब्द है ना, ये समकालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों में सार्वभौमिकरण और विशिष्टीकरण दोनों प्रवृत्तियों का एक साथ घटित होना है। तो यहाँ जो ये शब्द कौन सा, ग्लोबलाइजेशन, है ना, इसका मतलब है कि जो आपका लोकल है ना, जो लोकल वस्तु है या जो लोकल है वो क्या हो गया है, ग्लोबल हो गया है। इसका मतलब ये है कोई भी आपकी, मतलब कोई भी आपका अपन ऐसे मान सकते हैं कोई लोकल वस्तु हो सकती है ना, कोई भी हो सकता है लोकल, ऐसा परंपरा भी हो सकती है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई उत्पाद वगैरह हो सकता है। तो वो लोकल था लेकिन वो वैश्वीकरण के कारण से क्या हो गया है, ग्लोबल हो गया है। तो लोकल जो ग्लोबल हो गया है उसके लिए कौन सा शब्द जो है ना वो काम में लिया जाता है, ग्लोबलाइजेशन शब्द जो है ना वो काम में लिया जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन मान सकते हैं कि राजस्थान में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो अपने यहाँ प्रसिद्ध है। जैसे राजस्थान की हस्तशिल्प कला है, बड़ी ही प्रसिद्ध है ना, लोकल है लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण से वो क्या हो गई है, ग्लोबल हो गई है। तो लोकल और ग्लोबल दोनों मिलकर कौन सा शब्द बनता है, ग्लोबलाइजेशन शब्द बनता है। ठीक है, तो आगे क्या कहा गया कि समकालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों में सार्वभौमिकरण है और विशिष्टीकरण दोनों प्रवृत्तियां इसमें एक साथ घटित हो रही हैं, क्योंकि वो लोकल था और लोकल होकर अब क्या हो गया है, ग्लोबल हो गया है। तो सार्वभौमिकरण जो है ना इसमें क्या है, निहित है, और विशिष्टीकरण भी इसमें क्या है, निहित है, क्योंकि विशिष्ट स्पेशलाइजेशन तो इसमें था ही ना, तभी तो लोकल से भी ये क्या हुआ है, ग्लोबल हुआ है। ठीक है, तो दोनों एक साथ क्या हो रही हैं, घटित हो रही है। फिर आगे क्या था, ये शब्द
ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण और लोकलाइजेशन मतलब स्थानीयकरण का एक भाषाई मिश्रण है ना। लोकल और ग्लोबल दोनों का क्या है, मिश्रण है, ठीक है ना। तो ये बात सही है ना। जिसे समाजशास्त्री रोलैंड रॉबर्टसन द्वारा गढ़ा और लोकप्रिय बनाया गया। तो दोनों ही कथन आपके क्या है, सही है। दोनों ही कथन क्या है, सही है। ध्यान रख लीजिएगा, आगे भी अपन इसकी चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यह शब्द है मतलब ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन। मतलब लोकल जो वस्तु है ना उसका क्या हो जाना, मतलब ग्लोबल हो जाना, वैश्विक हो जाना। उन दोनों का जो मिश्रित रूप है वो कौन सा है, ग्लोबलाइजेशन शब्द है, ठीक है ना। जो सार्वभौमिक, जिसमें सार्वभौमिकता का गुण भी जो है ना उसका समावेश हो रहा है, और ये विशिष्टीकरण तो इसका हो ही रहा है क्योंकि स्पेशलाइजेशन तो इसमें था ही ना, तभी जाकर लोगों ने इसको क्या किया है, पसंद किया है। तो दोनों ही कथन आपके क्या है, सही है। ये विद्वान का नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, कौन सा, रोलैंड रॉबर्टसन। इन्होंने कौन सा शब्द दिया है, ग्लोबलाइजेशन शब्द जो है ना वो आपका दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोनों ही कथन इसमें क्या है, सही है, ठीक है। यहां भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन की परिभाषाएं दी गई हैं। उससे पहले है ना हम थोड़ा सा आपकी इसकी परिभाषा से पहले है ना, या पहले परिभाषाएं देख लेते हैं चलो, या फिर अगर पहले इसकी विशेषताएं, इसकी परिभाषा है ना, वैश्वीकरण क्या होता है, अगर उसके संदर्भ में अपन चर्चा करें तो यहां से है ना आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में दिया गया है, और क्वेश्चन फॉर्मेट से जो है ना आपकी परिभाषा भी सामने आ जाएगी। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है ये कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। विद्वानों के द्वारा वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की जो परिभाषा दी गई है वो अभी देखेंगे, जैसे जैसे इसकी ये विशेषताएं कंप्लीट हो जाएंगी ना उसके बाद में देखेंगे। वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, नहीं, गलत है, क्योंकि वैश्वीकरण का मतलब होता है परस्पर जुड़ाव। अब ये परस्पर जो जुड़ाव है ये राजनीतिक भी है, ये आर्थिक भी है, ये सामाजिक भी है, ये सांस्कृतिक भी है ना। मतलब इसमें बहुत सारे पहलू जो है ना वो क्या है, शामिल है। ये केवल आर्थिक परिघटना नहीं है। वैश्वीकरण जो है ना एक बहु परिघटना है, मतलब जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे जो है ना वो क्या है, पहलू हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया ना कि आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है, तकनीकी भी है ना। कौन सा है, तकनीकी भी है, वैचारिक भी है, ठीक है ना। इन सभी का समावेश है ना, जिसमें पूंजी का प्रभाव भी होता है, जिसमें विचारों का प्रभाव भी जो है ना वो आपका होता है, जिसमें प्रबंधन का प्रभाव भी होता है, जिसमें अर्थ का प्रभाव भी जो है ना वो आपका शामिल होता है। तो ये बहुपक्षीय होता है ना, केवल आर्थिक परिघटना नहीं है। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई नहीं, वैश्वीकरण तो बहुत प्राचीन समय से चलता आ रहा है। आज कोई स्पेशल नहीं हुआ है वैश्वीकरण, है ना। प्राचीन समय से क्या चलता आ रहा है, वैश्वीकरण आपका चलता आ रहा है। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, नहीं, वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण दोनों क्या नहीं है, समान नहीं है। मतलब पश्चिमी संस्कृति को अपना लेना ही क्या नहीं है, वैश्वीकरण नहीं है। तो दोनों क्या है, अलग अलग है। वैश्वीकरण एक क्या है, बहुआयामी परिघटना है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता लगा कि वैश्वीकरण एक क्या है, बहुआयामी परिघटना है। ये कोई आर्थिक परिघटना नहीं है, ये केवल राजनीतिक परिघटना नहीं है, यह कैसा है, बहुआयामी है, ठीक। शुरुआत प्राचीन समय से चला आ रहा है, तो 1991 में नहीं हुआ। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। विशेषताएं यहीं से निकल कर आ जाएंगी अगर इनको आपने ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से समझा है तो। अगला क्या कह रहा है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन है, सही है, ठीक है। अब देखो, विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहता है, यही कथन क्या है, सही है, क्योंकि सभी समाजों पर, सभी देशों में वैश्वीकरण का प्रभाव जो है ना वो अलग अलग ही होता है, विषम ही होता है, कभी भी क्या नहीं होता, समान नहीं होता, है ना। अलग अलग जो पहलू हैं, मतलब अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, जैसे अगर अपन मान के चलें कि कृषि के ऊपर वैश्वीकरण का प्रभाव जो है ना एक देश में अलग होगा, एक देश में अलग होगा, है ना। उद्योगों पर अलग प्रभाव पड़ेगा, सेवा सेक्टर पर अलग प्रभाव पड़ेगा, महिला वर्ग पर अलग प्रभाव पड़ेगा, है ना। युवाओं पर वैश्वीकरण का अलग प्रभाव जो है ना वो पड़ता है। सांस्कृतिक सामाजिक जो प्रभाव है ना वो सभी देशों में क्या होता है, अलग अलग होता है, मतलब एक समान कभी भी नहीं होता है, ठीक है ना। सभी देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। कभी भी वैश्वीकरण का प्रभाव जो है ना देश और समाज पर एक समान नहीं होगा, देश और समाज पर एक समान नहीं होगा। साथ ही में अलग अलग जो सेक्टर्स हैं ना वहां भी इनका प्रभाव अलग अलग देशों में अलग अलग
जो है ना वो देखने को मिलता है। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव जो है ना वो कृषि पर अलग प्रकार से प्रभावित करेगा, है ना। अमेरिका में वो वैश्वीकरण जो है ना कृषि को अलग प्रकार से क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अपने सेवा सेक्टर को अलग प्रकार से प्रभावित करेगा, दूसरे देशों में सेवा सेक्टर को अलग प्रकार से प्रभावित करेगा। अपने वर्ग में जो महिलाएं हैं, वंचित वर्ग है ना, जो पिछड़ा वर्ग है, उसके ऊपर अलग प्रभाव आएगा, ठीक है। जो अपनी जनजातियां हैं उनके ऊपर अलग प्रभाव आएगा, युवाओं के ऊपर क्या आएगा, अलग अलग प्रभाव आएंगे। तो ये कभी भी क्या नहीं होगा, समान नहीं होगा। वैश्वीकरण सिर्फ एक राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं, अभी बताया ना, वैश्वीकरण क्या है, बहुआयामी परिघटना है। वैश्वीकरण से अनिवार्यता सांस्कृतिक समरूपता आती है, नहीं, जरूरी नहीं है सांस्कृतिक समरूपता आए, जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वैश्वीकरण के कारण से जो स्थानीय सांस्कृतिक या अपनी देश की जो सांस्कृतिक विरासत है वो कुछ हद तक प्रभावित हो सकती है, कमजोर हो सकती है। अपने रीति रिवाज, अपनी मान्यताएं जो है, अपना जो कल्चरल है ना, जो वातावरण है वो क्या हो सकता है, इससे प्रभावित हो सकता है। तो अनिवार्यता होगा ये आवश्यक नहीं है, प्रभावित तो होगा लेकिन अनिवार्य तो होगा ये आवश्यक नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा सही है, विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का जो प्रभाव है ना वो क्या रहेगा, विषम रहेगा। अगला क्या कह रहा है, कौन सा कथन जो है ना वो सही है। वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है, नहीं, वस्तुओं की आवाजाही से ही नहीं है। वैश्वीकरण के कारण से विचारों का प्रभाव होता है, पूंजी का प्रभाव होता है, वस्तुओं का प्रभाव होता है, श्रम का प्रभाव होता है, तकनीक का प्रभाव होता है, प्रबंधन का क्या होता है, प्रभाव होता है। मतलब ये बहुआयामी है, कौन, वैश्वीकरण, ठीक। केवल वस्तुओं की आवाजाही से वैश्वीकरण नहीं है, ठीक है। वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता, बिल्कुल मूल्यों का संघर्ष होता है भी, क्योंकि दूसरे देशों की जो संस्कृति का प्रभाव जो है ना वो अपनी संस्कृति के ऊपर पड़ेगा, तो इसके कारण से अपने मूल्यों का क्या होगा, ह्रास होगा, है ना। उस संस्कृति के मूल्य और अपनी संस्कृति के मूल्य के मध्य जो है ना वो क्या होना है, संघर्ष होना है, ये तो कन्फर्म है। वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है, नहीं, ये भी क्या नहीं है, आपका सही नहीं है ना। वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौण कैसे हो सकता है। अपने भारत में आज सबसे ज्यादा जो है ना आईटी प्रोफेशनल जो है वो सेवाएं दे रहे हैं विश्व के अलग अलग भागों में, जो अपने इंजीनियर्स हैं, जो अपने डॉक्टर्स हैं, है ना, जो अपने प्रबंधन में काम करने वाले जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट में काम करने वाले जो लोग हैं, वो विश्व के अलग अलग भागों में टॉप जो कंपनियां हैं ना वहां अपनी क्या कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। तो सेवा का महत्व गौण होगा, नहीं, गलत है। वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है, यह बिल्कुल आपका क्या है, सही है। वैश्वीकरण का संबंध किससे है, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन जो है ना वो गलत है। अब की बार ये करना है, कौन सा कथन गलत है। वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे वैश्वीकरण होगा, जैसे जैसे पारस्परिक जुड़ाव होगा, है ना, तो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास होगा। जो पिछड़े आपके तबके हैं उनका क्या होना है, विकास होना है, ये मानना है किनका, समर्थकों का, तो ये क्या है, सही है। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे आर्थिक असमानता और ज्यादा बढ़ेगी, ये भी सही है। समर्थक तो कह रहे हैं कि आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, बिल्कुल सही है, और आलोचक ये कह रहे हैं कि इससे आर्थिक असमानता और ज्यादा बढ़ेगी, ये भी सही है। सही इसलिए है क्योंकि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं वो अविकसित राष्ट्रों और जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके संसाधनों के ऊपर कब्जा कर लेंगी, है ना। तो उनको तो क्या हो जाएगा, मतलब इसको एक तरीके से अपन जो है ना, पहले उपनिवेशवाद था तो इसको नव उपनिवेशवाद के रूप में क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है आलोचकों के अनुसार। तो ये बात भी क्या है, सही है, क्योंकि मल्टीनेशनल जो कंपनियां है ना उनका दबदबा जो है वो अविकसित राष्ट्र और जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके ऊपर बढ़ेगा, संसाधनों के ऊपर उनका क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। तो उसकी वजह से आर्थिक असमानता और ज्यादा बढ़ेगी। आलोचकों का यह कहना क्या है, सही है, ठीक है ना। वैश्वीकरण के पैरोकारों का तर्क है कि इससे अंतरराष्ट्रीय समरूपता आएगी, सांस्कृतिक समरूपता आएगी। ये किसका कहना है, पैरोकारों का कहना है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। तो ये जो पैरोकार है ना, जो वैश्वीकरण का समर्थन करने वाले हैं, वो ये नहीं कहेंगे भी कि इससे सांस्कृतिक समरूपता, क्योंकि सांस्कृतिक समरूपता आने का मतलब तो यह है कि अमेरिका की जो संस्कृति है उसको भारत ने भी क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। तो ये तो कैसा प्रभाव हो गया, इसका नकारात्मक जो है ना वो क्या हो गया, प्रभाव हो गया। तो यही गलत लग रहा है, यही गलत लग रहा है इसका।
फिर आगे वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। बिल्कुल आलोचकों का यह तर्क जो है ना वो सही है, क्योंकि अगर इसी प्रकार से होता रहा तो हम अमेरिका की संस्कृति को भारतीय लोग जो है ना वो क्या कर लेंगे, अपना लेंगे। तो ये वैश्वीकरण का दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है। तो आलोचक सी कह रहे हैं, पैरोकारों वाला कथन गलत है, क्योंकि पैरोकार वाला कभी भी ये नहीं कहेगा कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। और सांस्कृतिक समरूपता आना जो है ना वो समृद्धि का, वो विकास का क्या नहीं है, सूचक नहीं है, क्योंकि इससे तो अपने सांस्कृतिक मूल्यों का क्या होना है, विनाश होना है। ठीक है ना। तो इसमें कौन सा विकल्प गलत है, इसमें स विकल्प जो है ना वो आपका क्या है, गलत है, और यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है। उम्मीद है वैश्वीकरण के जो जितने भी एस्पेक्ट हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है ना। अब आगे आ जाओ, ये वैश्वीकरण के बारे में मैंने आपको जो है ना इसकी मुख्य विशेषताएं बताई। अब इसकी परिभाषा देखो जो अलग अलग विद्वानों ने दी है ना, और जहां से सबसे ज्यादा बार जो है ना वो क्या गया है, आपका प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो देखो क्या है ना, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन की परिभाषाएं हैं। सबसे पहले जो विद्वान है वो कौन सा है, थियोडोर लेविट। सबसे पहले विद्वान कौन है, थियोडोर लेविट है, कनाडा के अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने सर्वप्रथम, इनकी पुस्तक है कौन सी, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। कौन सी पुस्तक है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। इसमें सबसे पहले कौन से शब्द का प्रयोग किया है, वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग किया है। तो ध्यान रख लेना, प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछ भी लिया गया है, आगे प्रश्न आपका आ भी जाएगा। ठीक है। थियोडोर लेविट ने सबसे पहले कौन सा शब्द दिया है, वैश्वीकरण शब्द, ग्लोबलाइजेशन शब्द दिया है। तो ग्लोबलाइजेशन शब्द का प्रयोग करने वाला पहला विद्वान कौन है, थियोडोर लेविट है। ठीक। रोनाल्ड रॉबर्टसन या रोनाल्ड रॉबर्टसन, जो सबसे पहले हमने प्रश्न दिया था ना, उसी प्रश्न का आंसर है रोनाल्ड रॉबर्टसन। ग्लोबलाइजेशन के स्थान पर कौन सा शब्द इन्होंने दिया है, ग्लोबलाइजेशन शब्द दिया है। ग्लोबलाइजेशन शब्द जिसमें लोकल प्लस मतलब लोकल और ग्लोबल दोनों का ये समावेश है। कौन, ग्लोबलाइजेशन है ना, मतलब इसमें आपका ग्लोबल और कौन सा, लोकल, इन दोनों का जो है ना वो मिश्रण है। कौन, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें सार्वभौमिकता का गुण भी पाया जाता है, जिसमें विशिष्टीकरण का गुण भी पाया जाता है। ठीक है। तो ये शब्द देने वाले कौन है, रोनाल्ड रॉबर्टसन। ये 2 बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना ये। फिर कौन सा है, जॉर्ज रिटजर। कौन है, जॉर्ज रिटजर। इन्होंने वैश्वीकरण को मैकडोनाल्डाइजेशन, कौन सा शब्द है, मैकडोनाल्डाइजेशन के रूप में परिभाषित किया है। किन्होंने, जॉर्ज रिटजर ने वैश्वीकरण को मैकडोनाल्डाइजेशन के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है। अगला कौन सा, जोसेफ स्टिग्लिट्ज। कौन से हैं, जोसेफ स्टिग्लिट्ज। इन्होंने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण के रूप में परिभाषित किया है। वापस से देखो, जॉर्ज रिटजर ने तो वैश्वीकरण को मैकडोनाल्डाइजेशन के रूप में, और जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है। मैकलुहान, कौन है, मैकलुहान। इन्होंने वैश्वीकरण को ग्लोबल विलेज के रूप में परिभाषित किया है। कनिची ओहम का क्या कहना है कि वैश्वीकरण के कारण से बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो गया है। पहले तो क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति जो है ना दूसरे देश में, या कोई भी वस्तु जो है वो जब दूसरे देश में प्रवेश करती थी तो बॉर्डर पर ही उसको रोक लिया जाता था। लेकिन आज वैश्वीकरण के कारण से है ना विचारों का प्रवाह जो है ना वो स्वतंत्र रूप में हो रहा है। बॉर्डर जो है ना वहां काम ही नहीं करते, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है। विचार जो है ना वो बिना रोक टोक के एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। पूंजी का प्रवाह भी एक देश से दूसरे देश में बिना रोक टोक के हो जाता है। इसीलिए कहा है इन्होंने, किसने, कनिची ने, कि वैश्वीकरण के कारण से विश्व जो है ना वो क्या हो गया है, बॉर्डरलेस हो गया है ना। और इसी बॉर्डरलेस होने के कारण से देशों की जो संप्रभुता है वो भी धीरे धीरे क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। देशों की संप्रभुता क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, पहले तो बाउंड्री हुआ करती थी, कोई भी देश में एंट्री करता था तो बाउंड्री पर उसको रोक लिया जाता था। अब बाउंड्री लेस वर्ल्ड पूरा का पूरा, मतलब विप्रादेशीकरण बढ़ रहा है ना। क्या बढ़ रहा है, विप्रादेशीकरण बढ़ रहा है। ठीक है। फ्रीडमैन क्या कह रहा है, समय स्थान का संपीड़न हो गया है, मतलब कंप्रेस हो गए हैं समय और स्थान। अब इनका कोई अंतर ही नहीं रहा, इनकी कोई डिस्टेंस ही नहीं रही है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं तो आप भारत
कि किसी भी कोने में बैठे हो, आप ऑस्ट्रेलिया के किसी भी कोने को आसानी से इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हो। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना हो 15 घंटे में आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे, ऑस्ट्रेलिया से आना है तो आप 15 घंटे में कहाँ आ जाओगे, भारत आ जाओगे। तो समय और स्थान के बीच की जो दूरी है ना वो बहुत ही कम हो गई है ना, ये संपीड़न हो गए हैं। आप कुछ ही घंटों में विश्व के किसी भी कोने में जा सकते हो, ये कहना है किसका, फ्रीडमैन का। एंथनी गिडिस क्या कहता है, विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का संघनीकरण हो गया है, कॉन्क्रीट हो गए हैं सभी संबंध है ना, सामाजिक जो संबंध है ना वो घनिष्ठ हो गए हैं, कॉन्क्रीट हो गए हैं वैश्वीकरण के कारण से। किसने कहा है, एंथनी गिडिस ने कहा है, हमारे लिए ये काम के हैं। थियोडोर लेविट कनाडा के अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने सबसे पहले वैश्वीकरण शब्द दिया है। रोलैंड रॉबर्टसन ग्लोबलाइजेशन के स्थान पर ग्लोबलाइजेशन शब्द देने वाले। जॉर्ज रिटजर वैश्वीकरण को मैकडोनाल्डाइजेशन के रूप में परिभाषित करने वाले। जोसेफ स्टिग्लिट्ज वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण के साथ जोड़ने वाले। मैकलुहान है ना, मैकलुहान वैश्वीकरण को ग्लोबल विलेज के रूप में परिभाषित करने वाले। कनिची ओहम कहता है वैश्वीकरण के कारण से पूरा का पूरा विश्व जो है ना वो बॉर्डरलेस हो गया है, देश की संप्रभुताएं जो है ना वो कमजोर हो रही है ना, पूरा विश्व जो है ना वो विप्रादेशीकरण की ओर बढ़ रहा है। कौन कह रहा है, कनिची ओहम कह रहा है। फ्रीडमैन समय स्थान संपीड़न हो गया है, और एंथनी गिडिस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा ही काम का है, ठीक है। अब यहां से आ जाओ, कुछ पुस्तकें हैं जो आपको याद करनी है। जगदीश भगवती जो भारतीय हैं, इनकी पुस्तक का नाम है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जगदीश भगवती जी की पुस्तक का नाम है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जोसेफ स्टिग्लिट्ज की पुस्तक का नाम है मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क। किनकी, जोसेफ स्टिग्लिट्ज जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को अमेरिकीकरण के साथ संबंध किया, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क है ना। उल्रिक बैक व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ये किनकी पुस्तक है ना, व्हाट इज ए ग्लोबलाइजेशन, उल्रिक बैक की पुस्तक का नाम है। मिल्टन फ्रीडमैन जो ये कह रहा है ना कि समय स्थान का क्या हो गया है, संपीड़न हो गया है, उनकी पुस्तक का नाम है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। तो ध्यान रखिएगा, जगदीश भगवती इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कौन सी पुस्तक है, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जोसेफ स्टिग्लिट्ज की पुस्तक का नाम है मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क, ठीक है। उल्रिक बैक व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। मिल्टन फ्रीडमैन कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम जो है ना इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, यह मैंने आपको बता दिया वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। वैश्वीकरण की लगभग विशेषताएं जो है ना वो यहाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब थोड़ा सा वैश्वीकरण की परिभाषाएं, उससे पहले, हालांकि ये हम पिछले सेशन में भी इस संस्था की जो है ना वो चर्चा कर चुके हैं, और मैं आपको बता भी चुका हूं कि इस संस्था का काम क्या है ना। देखो, नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है, उस मंच का नाम क्या है, वर्ल्ड सोशल फोरम। पहले भी बात हुई है। इस मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण, मतलब ये वैश्वीकरण को नया क्या मानते हैं, उदारवादी है ना, नव उदारवादी वैश्वीकरण का क्या करते हैं, ये नव उदारवादी हैं जो किसका विरोध करते हैं, आपके वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 ब्राजील में है ना हुई थी, और ये मैं आपको पहले बता भी चुका, पोर्टो अल्गेरे में हुई। 2004 में इसकी चौथी बैठक जो है ना अपने मुंबई में हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया है, और ये वाला भी पूछा गया है। इसकी अभी जो बैठक हुई है वो फरवरी 2024 में जो है ना वो नेपाल में हुई है। तो इसके बारे में अपनी पहले से चर्चाएं हो गई हैं, ठीक है ना। अब देख लो वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण में वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रभाव होता है, विचारों का प्रभाव होता है, पूंजी का प्रभाव होता है, प्रौद्योगिकी का प्रभाव होता है, सामाजिक सांस्कृतिक जो विचार हैं उनका प्रभाव होता है, प्रबंधन का प्रभाव होता है ना, उत्पाद एवं विपणन का प्रभाव होता है, श्रम का प्रभाव होता है। किसका प्रभाव होता है, श्रम का प्रभाव होता है। मतलब वैश्वीकरण जो है ना बहुआयामी है ना, केवल राजनीतिक परिघटना नहीं है, केवल वैचारिक परिघटना नहीं है ना, केवल आर्थिक परिघटना नहीं है, केवल सामाजिक सांस्कृतिक परिघटना नहीं है, बहुत सारे क्षेत्र जो है ना वो इससे क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और यही मैं आपको बता चुका है ना, 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। परिभाषा क्या है? ऐसी प्रक्रिया जो आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से इस विविधतापूर्ण समाज को क्या करती है? एकल स्थान के रूप में आपका बदल देती है। वही कौन है? वैश्वीकरण है। वही कौन है? आपका वैश्वीकरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पर्सन देख लो आप कौन कौन से आए हैं। वैश्वीकरण शब्द किसने दिया? सेकंड ग्रेड 30/2023। तो वैश्वीकरण किसने दिया है? अभी तो नाम आया था कौन सा? थियोडोर लेविट। कौन से है? थियोडोर लेविट, अभी नाम आया था ना। ठीक है, अगला देखो, अगला पर्सन। भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनाल्डाइजेशन शब्दावली को निम्नांकित में से किसके द्वारा गढ़ा गया? सेकंड ग्रेड एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 वाली, इसमें आया था, है ना। तो ये मैकडोनाल्डाइजेशन जो शब्द है वो किसने दिया है? ये किसने? आपके जॉर्ज रिटजर ने भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन को मैकडोनाल्डाइजेशन के रूप में परिभाषित करने वाले कौन है? जॉर्ज रिटजर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नांकित में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से संबंध किया है? तो अभी आया था ना कौन सा? जोसेफ स्टिग्लिट्ज। कौन से आए थे? जोसेफ स्टिग्लिट्ज जो है ना, इन्होंने ग्लोबलाइजेशन को किसके साथ जो है वो आपका जोड़ा है? अमेरिकीकरण के साथ जोड़ा है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, वैश्वीकरण को ग्लोबल विलेज के रूप में परिभाषित करने का काम किसने किया है? तो किसने किया है? मैकलुहान ने किया है। किसने किया है? मैकलुहान ने किया है। अभी आया था ना, तो ध्यान रख लीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न, ग्लोबलाइजेशन कौन सा शब्द है? ग्लोबलाइजेशन को ग्लोकलाइजेशन शब्द के रूप में परिभाषित किसने किया है? अभी नाम आया था कौन सा? रोनाल्ड रॉबर्टसन। कौन सा नाम आया था? रोनाल्ड रॉबर्टसन। क्योंकि मैकलुहान ने तो ग्लोबल विलेज के रूप में परिभाषित किया है और जॉर्ज रिटजर ने जो है ना वो मैकडोनाल्डाइजेशन के रूप में क्या किया है? परिभाषित किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैश्वीकरण के उद्देश्य क्या है ना? विश्व के सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापार प्रतिबंधों को कम करना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो है ना, जो अलग अलग प्रकार के जो आर्थिक प्रतिबंध है उनमें थोड़ी सी ढिलाई देना इसका उद्देश्य है। विभिन्न देशों के मध्य श्रम, पूंजी, तकनीक, कच्चे माल का बेरोक-टोक प्रवाह विप्रादेशीकरण हो रहा है। मतलब इनका वैश्वीकरण के कारण से श्रम का, पूंजी का, तकनीक का, कच्चे माल का, प्रौद्योगिकी का, है ना, और आपकी कौन है? श्रम का, है ना, प्रबंधन का, विपणन का, ठीक है ना, वस्तुएं एवं सेवाओं का क्या हो रहा है? बेरोक टोक आपका प्रवाह हो रहा है। और उसी के लिए फिर आ गया कौन सा? कि विप्रादेशीकरण हो रहा है, सीमाएं कमजोर होती जा रही है, देश की संप्रभुता कमजोर हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के अति आधुनिक एवं परंपरागत संसाधनों का उपयोग करते हुए सूचनाओं, आंकड़ों, है ना, ज्ञान, विचारधाराओं का स्वतंत्र प्रवाह करते हुए समस्त विश्व को एक वैश्विक ग्राम के रूप में स्थापित किया मतलब स्थापित करना है। किसका उद्देश्य? वैश्वीकरण का उद्देश्य है। ठीक है, और क्या है? वैश्वीकरण अंतरराष्ट्रीयकरण की उच्चतर सोपान की ओर लेकर जाता है। कौन? वैश्वीकरण। अंतरराष्ट्रीयकरण आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देता है, जिससे है ना बौद्धिक मूल्यों के आदान प्रदान द्वारा विभिन्न देशों के जन समुदायों के बीच संबंध जो है ना वो क्या होते हैं? और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। ये इसके क्या है? उद्देश्य हैं किसके? वैश्वीकरण के। लाभ क्या है वैश्वीकरण के? है ना, क्योंकि जैसे ही ये उद्देश्य, लाभ, हानि का जब भी प्रश्न बनेगा आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो। पूंजी, वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी, है ना, श्रम, प्रबंधन आदि का विश्व स्तर पर स्वतंत्र प्रवाह, छोटे उद्योगों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास और देशों के व्यापार, परिवहन, संचार संबंधों का विस्तार करता है। मतलब बहुत प्रकार के क्या है? लाभ है। एक तो पूंजी, वस्तु, सेवा, तकनीक, है ना, श्रम, इनका जब प्रवाह होगा तो पिछड़े जो राष्ट्र है ना उनकी आर्थिक समृद्धि होगी। ठीक है, पिछड़े राष्ट्रों से भी जो है ना आपकी मल्टीनेशनल कंपनियां जो है ना वो क्या होंगी? निकलेंगी। मतलब पिछड़े जो राष्ट्र है उनका क्या होगा? विकास होगा। विकसित राष्ट्रों के अनुसार वैश्वीकरण से तृतीय विश्व के देशों से निर्धनता, बेरोजगारी, कुपोषण, अशिक्षा जैसी समस्याओं के निराकरण में जो है ना वो सहायता मिलती है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ता है। तो तृतीय विश्व का मतलब होता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में स्वतंत्र हुए जो राष्ट्र हैं, है ना, मतलब जो विकसित और अविकसित जो राष्ट्र, विकासशील अविकसित जो राष्ट्र हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में स्वतंत्र हुए हैं, वहां से बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, है ना, वहां से कुपोषण की समस्या दूर होगी, वहां से अशिक्षा की समस्या जो है ना वो क्या होगी, दूर होगी। किसके कारण से? वैश्वीकरण के कारण से, ऐसा मानना है। और बहुत सारे देशों में जो है ना FDI क्या होगा, आपका बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें, इसके अलावा देखें और क्या लाभ है ना, इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम से विश्व के किसी भी भाग में उच्च तकनीकी ज्ञाता को घर बैठे, मतलब उच्च तकनीकी ज्ञान, वो लास्ट में ज्ञान है उसको सी कर लेना, उच्च तकनीकी ज्ञान को घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। आज मैं चाहूं ना, अगर या आप में से अगर कोई चाहे तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय से जो है ना वो क्या कर सकता है, घर बैठे बैठे जो है ना वो ऑनलाइन स्टडी करके डिग्री प्राप्त कर सकता है। ये किसके कारण से संभव है? ये वैश्वीकरण के कारण से ही संभव है। ठीक है, वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, है ना। अपने यहाँ तो विशेष तौर पर वैश्वीकरण के क्या है, नकारात्मक प्रभाव है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान होता है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है ना इन अल्प विकसित राष्ट्रों के संसाधनों पर कब्जा कर लेती है ना, तो उनको नुकसान होता है। वैश्वीकरण को आजकल किसके रूप में परिभाषित करने लग गए, है ना, नव उपनिवेशवाद के रूप में इसको परिभाषित करने लग गए, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने ऊपर शासन किया, जिसको हम उपनिवेशवाद के रूप में पढ़ते हैं। तो अब नए तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, विभिन्न जो विकसित अविकसित जो राष्ट्र हैं उनके ऊपर विकसित राष्ट्र जो है ना वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से क्या कर रहे हैं, उनका उपनिवेश कर रहे हैं, उनके संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। यही तो कौन है, वैश्वीकरण है। मतलब नकारात्मक प्रभाव है इसका। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अल्प विकसित व विकासशील राष्ट्रों को गुलाम बना रही है, वहां के संसाधनों के ऊपर कब्जा कर रही हैं। ठीक है ना, इससे इन राष्ट्रों के स्वदेशी उद्योग क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अल्प विकसित राष्ट्रों से कच्चा माल, प्राकृतिक संसाधनों को बेरहमी से क्या करते हैं, उनका दोहन कर रहे हैं, है ना। आर्थिक विषमताओं, गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी को दूर करने में यह असक्षम रहा है, क्योंकि संसाधनों के ऊपर तो कब्जा किनका हो गया, इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हो गया। इनको तो अपने मुनाफे से मतलब है, इनके लाभ से मतलब है। उस देश में जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो अशिक्षा है, जो कुपोषण है, उसको दूर करना इनका उद्देश्य थोड़ी है। जबकि हमने पहले क्या पढ़ा कि वैश्वीकरण के कारण से ये जो तृतीय विश्व युद्ध के बाद में, तृतीय विश्व के जो देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में स्वतंत्र हुए, उन देशों से वैश्वीकरण जो है ना वो गरीबी को दूर कर रहा है ना, बेरोजगारी को दूर कर रहा है। हालांकि वो कर भी रहा है, लेकिन उसका नकारात्मक सबसे बड़ा प्रभाव यह है, क्योंकि संसाधनों के ऊपर कब्जा तो इन कंपनियों का हो गया। अब लोग जाएं तो कहां जाएं, आर्थिक विषमताएं बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, है ना, अशिक्षाएं बढ़ेगी, कुपोषण वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे इसके क्या है, नकारात्मक प्रभाव भी हैं। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आंतरिक मामलों में ये देखो, देश के आंतरिक मामलों में, है ना, देश के आंतरिक मामलों में विकसित राष्ट्रों का दखल बढ़ रहा है। मतलब राज्य की संप्रभुता क्या होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण से, है ना, वो जो कनिची कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है ना वो बॉर्डरलेस हो गया है ना, विप्रादेशीकरण जो है ना वो बढ़ रहा है। इसकी वजह से देशों के अंदर जो विकसित राष्ट्र हैं, जो अल्प विकसित जो राष्ट्र हैं, उनमें विकसित राष्ट्रों की जो दखल अंदाजी है ना वो बढ़ती जा रही है ना, उनकी संप्रभुता क्या होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। आर्थिक विषमता बढ़ रही है, धनी और शक्तिशाली होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ठीक है ना, IMF की नीतियां, है ना, IMF की नीतियां बहुत से देशों के लिए घातक साबित हो रही हैं, क्योंकि IMF के कर्ज जाल से ये बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिससे विभिन्न देशों में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि बढ़ रहा है। बचत और कल्याणकारी योजनाओं में क्या की जा रही है, कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से वही बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। पर्यावरणीय समस्याएं जो है इसके कारण से क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। यह है वैश्वीकरण, है ना। प्रश्न देखो क्या है, निम्नांकित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषताएं हैं? विप्रादेशीकरण बिल्कुल है, क्योंकि विश्व पूरा का पूरा बॉर्डरलेस हो रहा है। उपभोक्तावाद, बिल्कुल उपभोक्तावाद है ना, लोगों को अपने सुख से मतलब है। लोग जो है ना वो युवा जो है ना वो सुखवादी हो गया है ना, लोगों के कल्याण से कोई मतलब नहीं है, तो उपभोक्तावाद है इसका।
एक रूपता, बिल्कुल एक रूपता है। पाश्चात्य संस्कृति का अपन अंधाधुंध जो है ना वो क्या कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, तो एक रूपता है। अपने सांस्कृतिक जो मूल्य है ना वो उनका विनाश हो रहा है, अपने सामाजिक जो मूल्य है उनका विनाश हो रहा है। हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, है ना, जींस पहन रहे हैं, छोटे छोटे वो कपड़े वगैरह जो है ना वो क्या कर रहे हैं, पहन रहे हैं। तो ये तीनों ही इसकी क्या है, विशेषताएं हैं, किसकी, वैश्वीकरण की। मतलब 1, 2 और 3। युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने युवाओं पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ सकारात्मक प्रभाव है तो कुछ नकारात्मक प्रभाव है। सकारात्मक प्रभाव जैसे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उनमें कौशल विकास होगा, उनमें उत्कृष्टता आएगी, है ना, वो प्रतिस्पर्धात्मक बनेगा, उसके ज्ञान में वृद्धि होगी, वो प्रौद्योगिकी को क्या करेगा, सीखेगा। ये सकारात्मक प्रभाव है किसके, वैश्वीकरण के। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं कि युवा जो है ना वो सुखवाद की तरफ जा रहा है, पाश्चात्य संस्कृति का जो है ना वो क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है ना, अवसाद जो है ना उससे ग्रसित हो रहा है, सामाजिक जो ताना बाना है उससे दूर होता जा रहा है। कौन, युवा। तो ये किसके ऊपर प्रभाव है, युवाओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव है। जैसे युवाओं में तीव्र परिवर्तन अनिश्चितता लाने के लिए उत्तरदायी है। अनिश्चित अपने भविष्य के प्रति क्या है, अनिश्चित है ना, अवसाद से ग्रसित है। आगे देखते जाओ। युवाओं को आर्थिक अवसर, रोजगार के अवसर बिल्कुल मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें उत्कृष्टता आएगी, कौशल का विकास होगा, वो प्रतिस्पर्धा करने लायक हो जाएगा, है ना, मतलब प्रतिस्पर्धा करने लायक हो जाएगा, उत्कृष्टता उसमें आएगी, कौशल का विकास उसमें आएगा, रोजगार के अवसर जो है ना उसको मिलेंगे, आर्थिक विकास जो है ना उसका आएगा, सुख समृद्धि सब कुछ होगा, लेकिन वो सुखवाद की तरफ जाएगा। ठीक है। इससे ग्रामीण युवा शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास कर रहे हैं, जिससे शहरी गरीबी में क्या हो रही है, वृद्धि आपकी हो रही है। समाज में संरचनात्मक समस्याएं जो है ना वो आपकी क्या हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं। जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, आवास में विभाजन से युवाओं में सुभेदता, अस्थिरता, असुरक्षा की भावना बढ़ रही है ना। इसके कारण से युवा पश्चिमी संस्कृति व मूल्यों का अंधा अनुकरण कर रहा है, जिससे भारतीय संस्कृति के मूल्यों का क्या हो रहा है, पतन हो रहा है ना। तो कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। इसके साथ ही युवा सामाजिक संबंधों से दूर जा रहा है, अपने जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जो मान्यताएं हैं ना उनसे दूर जा रहा है, क्योंकि वो पश्चिमी संस्कृति को अपना रहा है। ठीक है। धार्मिक विश्वास और गतिविधियां कमजोर हो रही हैं, अप्रासंगिक उसको लगने लग गई है। जो कर्मकांड अपने यहाँ होते हैं ना, कि जैसे बाहर निकलते हैं कोई अच्छे काम के लिए तो भैया घी खा के जाना, है ना, नजर का टीका लगाना, तो उन सबको ये क्या मानते हैं, अप्रासंगिक मानते हैं। युवाओं में सुखवाद की संस्कृति का विकास हो रहा है, भारतीय परंपराओं, मान्यताओं को जो है ना वो बदल रहे हैं, है ना। वैश्वीकरण के प्रभाव से सामाजिक आर्थिक अनिश्चितता बढ़ने से अवसाद और आत्महत्या की प्रवृत्तियां जो है ना वो क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। मतलब युवाओं पर इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं, युवाओं पर इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक प्रभाव क्या है भी, युवाओं के वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव क्या है। आर्थिक प्रभाव क्या है भी, देखो पूंजी का प्रभाव होना है, कच्चे माल का है, श्रम का प्रभाव होना है ना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है ना अपने यहाँ आना है ना, प्रबंधन का प्रभाव होना है, तकनीक का जो है ना वो क्या होगा, प्रभाव होगा। ठीक है ना, नई नई जो तकनीक आ रही है ना उनका प्रभाव होगा। वैश्वीकरण से भारत में व्यापार, निवेश, वृद्धि, विकास के नए अवसर जो है ना वो क्या होंगे, सृजित होंगे, क्योंकि पूंजी का प्रभाव होगा बिना रोक टोक के, FDI अपने यहाँ आएगा, उच्च तकनीक अपने यहाँ आएगी, प्रबंधन अपने यहाँ आएगा। ठीक है ना। इसे प्रतिस्पर्धा, असमानता, बेरोजगारी, पर्यावरणीय जो क्षरण है ना उनको बढ़ावा मिल रहा है। वैश्वीकरण के लाभ और लागत समाज के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों के बीच समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, ये इसका नकारात्मक प्रभाव भी है। अभी हमने देखा था ना कि वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो सभी देशों, सभी समाजों पर एक समान नहीं होता, अलग अलग होता है। ठीक है ना। राजनीतिक प्रभाव क्या है, सबसे बड़ा राजनीतिक प्रभाव तो यही है कि देश की संप्रभुता जो है ना वो क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। सबसे बड़ा राजनीतिक प्रभाव तो यही है। ठीक है। वैश्वीकरण से वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका, है ना, किसकी भूमिका, भारत की भूमिका और प्रभाव को बढ़ावा मिल रहा है। भारत को आतंकवाद, साइबर अपराध, क्षेत्रीय संघर्ष, मानवाधिकारों उल्लंघन जैसी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। किसको, भारत को, है ना। वैश्वीकरण ने भारत में लोकतंत्र, संघवाद और शासन की कार्य प्रणाली को भी क्या किया है, आपका जो है ना वो प्रभावित किया है। मतलब भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो भी इससे क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। देखा होगा आपने लेटेस्ट उदाहरण
है ना। किसी अमेरिका वाले अखबार में कोई न्यूज़ छपती है, उसका प्रभाव जो है ना वो भारत की राजनीति के ऊपर पड़ता है। भारत की जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, वो इससे क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। ठीक है ना। देखा होगा आप लोगों ने पिछले दिनों जो कुछ घटनाक्रम हो रहा था उसमें। सामाजिक प्रभाव, वैश्वीकरण से विश्व भर के लोगों के बीच विचार, मूल्यों, संस्कृतियों और जीवन शैलियों का आदान प्रदान हो रहा है। मतलब अलग अलग जो सामाजिक रीति रिवाज है ना, उनको जानने का, उनको पहचानने का जो है ना वो मौका मिलता है वैश्वीकरण के कारण से। आप चाहो तो उनका अनुसरण भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो विचारों का, मूल्यों का, संस्कृति का जो है ना वो क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। इससे प्रवासन मतलब प्रवास, शहरीकरण, उपभोक्तावाद, व्यक्तिवाद और पहचान संकट जैसे नए सामाजिक मुद्दे भी जो है ना वो सामने आए हैं वैश्वीकरण के कारण से। वैश्वीकरण ने भारत में महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समूहों के सामाजिक सशक्तिकरण को जो है ना वो विभिन्न तरीकों से क्या किया है, प्रभावित किया है। मतलब अपने यहाँ जो पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, जो अति पिछड़ा जो वर्ग है, एससी समुदाय हैं, दलित जो समुदाय है ना, उनका सशक्तिकरण हुआ है। वो जो है ना उनको जो है ना मुख्य धारा में आने का मौका जो है ना वो मिला है, अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका उनको मिला है, राजनीति में भाग लेने का उनको है ना अवसर प्राप्त हो रहा है, समाज की मुख्य धारा से वो जुड़ रहे हैं, आर्थिक विकास जो ना उनका हो रहा है, सांस्कृतिक है ना जो उनकी मान्यताएं हैं, जो उनका सामाजिक स्ट्रक्चर है, उसको क्या मिल रहा है, सपोर्ट रहा है। ठीक है ना। किसके कारण से, वैश्वीकरण के कारण से। हालांकि नकारात्मक प्रभाव भी है लेकिन सकारात्मक प्रभाव भी है। जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, है ना, रोजगार जो है ना वो महिलाओं को आसानी से मिल रहा है, उनका कौशल विकास हो रहा है, ये सकारात्मक प्रभाव है। महिलाओं की भूमिका आ रही है, नीति निर्माण में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है, वो देशों का नेतृत्व कर रही है, उच्च पदों के ऊपर जो है ना वो महिलाएं जा रही हैं। लेकिन साथ ही में महिलाओं का शोषण भी तो हो रहा है, ये भी इसी का एक पहलू है। जैसे वैश्वीकरण ने महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, राजनीति में भाग लेने के अधिक अवसर प्रदान किए हैं, जिससे उनकी जागरूकता, गतिशीलता और स्वायत्तता बढ़ रही है। किनकी? महिलाओं की। मतलब महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। हालांकि वैश्वीकरण से महिलाओं का शोषण, भेदभाव, हिंसा, असुरक्षा के नए रूपों का भी जो है ना वो क्या कर रही है, सामना कर रही है। महिलाएं जो है ना वो शोषण का शिकार है ना, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, शोषण उनके साथ हो रहा है। ठीक है ना। शारीरिक शोषण उनके साथ हो रहा है, घरेलू हिंसा का जो है ना वो क्या हो रही है, शिकार हो रही है, असुरक्षा की भावना जो है ना उनमें उत्पन्न हो रही है ना। इसने महिलाओं की पारंपरिक और आधुनिक भूमिकाओं और अपेक्षाओं के बीच संघर्ष भी उत्पन्न कर दिया है। महिलाओं की पारंपरिक भूमिका क्या है, घर में रहेगी, चूल्हा चौका करेगी। लेकिन अब महिलाएं जो है ना वो पढ़ लिख के जो है वो क्या कर रही है, बाहर निकल रही है ना, वो राजनीति में भाग ले रही है, उद्यमिता के क्षेत्र में भाग ले रही है ना, वो देश का नेतृत्व कर रही है ना, शीर्ष पदों पर जो है ना वो क्या कर रही है, अपनी सेवाएं दे रही है। तो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न, एक है ना अंतर्द्वंद जो है ना वो उत्पन्न हो गया है कि महिलाओं का काम यह है कि महिलाओं का काम यह है। तो उस भूमिका संघर्ष भी जो है ना वो महिलाओं को करना पड़ रहा है। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं इसके। ठीक है ना। वंचित समूह, वैश्वीकरण ने हाशिए पर रहने वाले कुछ समूहों जैसे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को अपने अधिकारों, पहचान और गरिमा पर बल देने में सक्षम बनाया है। मतलब जो पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, जो अति पिछड़ी हैं, है ना, SC समुदाय है, आदिवासी जो हैं, वो दलित हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं, अपनी संस्कृति को लेकर जो है ना वो क्या हुए हैं, जागरूक हुए हैं, अपने सामाजिक रीति रिवाजों को लेकर वो क्या हुए हैं, जागरूक हुए हैं। उन्हें नए संसाधनों, नेटवर्क, प्लेटफॉर्म तक पहुंच हुई है। मतलब वो राजनीति के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, वो आर्थिक क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, वो उद्यमिता के क्षेत्र में क्या हो रहे हैं, आगे जो है ना वो आ रहे हैं। हालांकि वैश्वीकरण से इनका बहिष्कार और उत्पीड़न भी हो रहा है। तो वो तो सीधी सी बात है भाई, अगर सकारात्मक प्रभाव है तो नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा ही। उनकी संस्कृति, आजीविका और पर्यावरण को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि पर्यावरण पर आधारित लोग हैं, है ना। तो ये वैश्वीकरण का ही है, नकारात्मक प्रभाव है। हालांकि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव जो है ना वो साथ साथ चलेंगे। वही कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। आगे देखो प्रश्न देखिएगा, विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार जो प्रश्न है उसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए
तो देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखो। विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा है ना युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। सेकेंड ग्रेड एग्जाम में आया था। प्रवास है क्या, युवा संस्कृति है, प्रवास है, युवा संस्कृति है, वैश्विक नागरिकता है, वस्तुओं की सर्व उपलब्धता। ये वैश्वीकरण का युवाओं पर प्रभाव नहीं है, ये तो वस्तुओं पर प्रभाव है कि वैश्वीकरण के कारण से जो है ना जिन क्षेत्रों में जिस विशिष्ट वस्तु की अनुपलब्धता थी वो भी वहां आसानी से क्या हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। तो ये वस्तु पर प्रभाव पड़ेगा, युवाओं का प्रभाव नहीं है, ठीक है ना। फिर कौन सा है, 2002 में किसके द्वारा वैश्वीकरण, 2002 में किसके द्वारा है ना वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम आयोग गठित किया गया था। सेकेंड ग्रेड का एग्जाम है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है ना। आगे वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, कुछ परिभाषाएं मैंने आपको दी है ताकि कोई प्रश्न आपका गलत नहीं हो। भारत सरकार ने 1991 में नए आर्थिक सुधारों की घोषणा की थी जिसे नई आर्थिक नीति या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या आमतौर पर एलपीजी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है भी, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में नई आर्थिक पॉलिसी को कब लागू किया गया, 1991, है ना। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, ठीक है, 24 जुलाई 1991, जिसको एलपीजी के नाम से जाना जाता है। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटलाइजेशन, निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, ठीक है। किस प्रधानमंत्री, भारत के किस प्रधानमंत्री ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की, सबको पता है भी, नरसिम्हा राव जी की सरकार, है ना। किनकी सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी भैया, 24 जुलाई 1991 को हुई थी भैया, है ना। देखो देखिए, भारत में ऐसे क्या कारण थे कि भारत में आर्थिक सुधार करना अनिवार्य हो गया था, ऐसे क्या कारण थे कि भारत में जो है ना वो नई इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी। तो वो देखो, 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन तथा राजनीतिक उथल पुथल के कारण 1990 के दशक में देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मतलब अकुशल प्रबंधन था और देश में जो है ना राजनीतिक उथल पुथल था, मतलब गठबंधन की सरकारें थी। किसकी सरकारें थी, गठबंधन की सरकारें थी। इसके कारण से अपने यहाँ जो है ना आर्थिक प्रबंधन जो है ना वो सही नहीं हो पाया। इसके अलावा कुछ दीर्घकालिक कारण भी थे, जैसे उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण, उद्योगों का आरक्षण था, सरकारी उद्योगों का प्रभुत्व था, लाइसेंसिंग प्रणाली थी, प्राइवेट सेक्टर पर जो है ना अत्यधिक नियंत्रण था। इसके कारण से क्या हुआ, इसके कारण से जो है ना वो उद्योग तकनीक में पिछड़ गए, गुणवत्ता युक्त वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पाए, वो नई तकनीक का वो समावेश नहीं कर पाए, आर्थिक रूप से वो क्या होते गए, रुग्ण होते चले गए। इन कारणों की वजह से हमने पढ़ा है 1956 की जो आपकी कौन सी है, औद्योगिक नीति है, जिसमें ए बी और सी श्रेणी में जो है ना उद्योगों को क्या किया गया था, वर्गीकृत किया गया था, जिसमें बी और सी श्रेणी उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना जो है ना वो अनिवार्य था, है ना। मतलब 1956 की जो औद्योगिक नीति थी ना, उससे लाइसेंस परमिट कोटा राज की शुरुआत हुई थी। तो वो जो उस समय सरकार के द्वारा उद्योगों के ऊपर जो अपना नियंत्रण रखा गया, उसके कारण से जो है ना आर्थिक हालात बिगड़ते चले गए, ठीक है। जैसे उपयुक्त कारकों की वजह से उद्योगों में प्रतिस्पर्धा का अभाव हो गया, नवाचार, शोध और अनुसंधान का अभाव, अंततः उद्योग तकनीकी रूप से पिछड़ने लगे, है ना। गुणवत्ता युक्त वस्तुओं का उत्पादन न के बराबर हो गया, उद्योग लाभ की बजाय घाटे में चले गए, निर्यात ठप हो गया, आयात अधिक होने से व्यापार घाटा बढ़ने लगा, घाटे वाले उद्योगों को चलाने के लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त खजाने पर जो है ना वो आपका खर्च किया गया। इसके कारण से आर्थिक हालात और ज्यादा क्या हो गए, खराब हो गए, ठीक है। आर्थिक विकास दर जो है ना वो निम्न हो गई, घरेलू बचत और निवेश दर में जो है ना वो स्थिरता आ गई, ठीक है। बढ़ती बेरोजगारी थी, विदेशी मुद्रा भंडार जो है ना वो क्या हो गया था, आपका कम हो गया था ना। उपयुक्त कारणों की वजह से 1990 तक आते आते देश के आर्थिक हालात काफी खराब हो चुके थे। 1990 के तात्कालिक घटनाओं ने इन आर्थिक हालातों को और बदतर बना दिया। जैसे खाड़ी युद्ध हो गया, खाड़ी युद्ध के कारण से तेल के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई और इसके कारण से अपने यहाँ महंगाई जो है ना वो तेजी से बढ़ी और जो पहले से हालात खराब थे और ज्यादा हालात क्या हो गए, खराब हो गए। सरकार को जो है ना वो बैंकों से सरकार जो है ना उनको जो सरकार को जो है ना सोना तक क्या करना पड़ा, गिरवी रखना पड़ा।
इसलिए क्या करना अनिवार्य हो गया था, नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ना वो लाना अनिवार्य हो गया था। जैसे इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया, अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया, जिससे तेल के दाम आसमान छूने लगे, भारत का तेल खर्च 2 गुना हो गया। उस समय सरकारों राजीव गांधी, चंद्रशेखर, वीपी सिंह ने अर्थव्यवस्था में सुधार के दीर्घकालिक कोई प्रयास ही नहीं किए, तो जो हालात पहले से बदतर थे वो और ज्यादा बदतर हो गए, ठीक है ना। 9 जनवरी 1991 को भारत ने युद्ध में अमेरिका की सहायता की और 18 जनवरी 1991 को आईएमएफ ने भारत को 1 अरब 3 करोड़ डॉलर की सहायता दी, तब जाकर अपना थोड़ा सा गुजारा हुआ, नहीं तो 7 दिन का रिजर्व अपने पास बचा था। लाइक जरूर कीजिएगा भी। तेल की कीमतों में वृद्धि, एनआरआई भारतीय बैंकों में जमा पैसा निकालने लग गए, है ना। इन तात्कालिक परिस्थितियों की वजह से आर्थिक हालात और बदतर हो गए। भारत के पास केवल 7 दिन का तेल खरीदने का ही पैसा बचा था। इसी समय आरबीआई के एस वेंकटरमन की सलाह पर चंद्रशेखर की सरकार ने हजारों टन सोना गिरवी रखकर उस समय की आर्थिक परिस्थितियों को संभाला। सरकार को सोना गिरवी रखना पड़ा था, तब जाकर हालात सुधरे थे। ऐसी सरकारें थी उस समय, गठबंधन की सरकारें थी, सरकार बचाने में सरकारें जो है ना वो क्या थी, व्यस्त थी। देश के आर्थिक हालात क्या हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं था। इस वजह से क्या लाना पड़ा, नया इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना वो लाना पड़ा। सरकार ने सोना गिरवी रखने की बात देश को नहीं बताई थी, परंतु इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार शंकर अय्यर ने इस बात को उजागर कर दिया। जून 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार बनती है और 22 जून 1991 को प्रधानमंत्री द्वारा टीवी पर देशवासियों को देश के आर्थिक हालात की जानकारी दी जाती है ना। प्रधानमंत्री राव की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बनते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बजट पेश करते समय है ना विक्टर ह्यूगो का कथन दोहराया, ऐसा कोई सोच जिसका वक्त आ गया हो उसे दुनिया में कोई भी ताकत अब रोक नहीं सकती है। यह स्टेटमेंट दिया था उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ठीक है। उदारीकरण, उदारीकरण क्या होता है, थोड़ी सी परिभाषा, क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड में ऐसा प्रश्न भी बना हुआ है ना। परिभाषा क्या है, उद्योग और अन्य गतिविधियों पर लगे सरकारी नियंत्रण को समाप्त करना या कम करना ही क्या है, उदारीकरण है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करना, अब जैसे ये तो उदारीकरण है। अब केवल 5 उद्योगों के लिए क्या है, लाइसेंस लेना अनिवार्य है। तंबाकू, खतरनाक रसायन, प्रौद्योगिकी विस्फोटक, अल्कोहल तथा रक्षा, एरोस्पेस एवं युद्धपोत के लिए ही क्या लेना अनिवार्य है, लाइसेंस लेना अनिवार्य है। औद्योगिक अवस्थिति नीतियों को उदार बनाना, प्रतिबंधों को हटाना, जैसे औद्योगिक इकाइयों के विलय है ना, अधिग्रहण पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे उनको क्या करना, समाप्त करना। मतलब जितने भी प्रकार के प्रतिबंध है ना उनको हटाना ही कौन है, आपका ये उदारीकरण है, ठीक है ना। और कौन है, पूंजी का प्रवाह, है ना। पूंजी बाजार का उदारीकरण अर्थात पूंजी बाजार को सुगम, पूंजी बाजार को मुक्त कर दिया गया। अब सरकार की अनुमति के बिना शेयर बेचकर ऋण पत्र जारी करके पैसे जुटाए जा सकते थे, है ना। विदेशी विनिमय में सुधार किया गया, रुपए को बाजार के हवाले कर दिया गया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम रेट के तहत जो है ना वो रुपए को डाल दिया गया। आधारभूत संरचना का उदारीकरण अर्थात निजी क्षेत्र को सड़क निर्माण, रेलवे, बंदरगाह, नागरिक उड्डयन, संचार व्यवस्था आदि में आने की अनुमति देना, यही कौन है, आपका उदारीकरण है। मतलब जितने भी प्रतिबंध हैं उन सबको हटाना ही कौन है, उदारीकरण है। निजीकरण क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलना ही कौन है, निजी क्षेत्र है। जैसे सरकार के लिए आरक्षित उद्योगों की नीति समाप्त कर दी गई, अब कोई रिजर्व वो नहीं है, केवल 2 ही है। अब केवल 2 ही उद्योग जो है ना सरकार के लिए आरक्षित हैं, एक परमाणु ऊर्जा और एक रेलवे। घाटे में चल रहे उद्यमी निजी क्षेत्र को दे दिए गए, है ना। पीएसयू, जो पीएसयू है उनका विनिवेश किया जाने लग गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लाई गई। बैंकिंग सेक्टर में भी निजी क्षेत्र को आने की अनुमति दी गई, यही कौन है, निजीकरण है। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, ध्यान रख लीजिएगा, कोई इतना स्पेशल प्रश्न तो यहाँ से बनेगा नहीं। वैश्वीकरण, जिसकी चर्चा अपन पहले कर भी चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाना, जैसे आयात प्रतिबंध समाप्त करना, आयात शुल्क को कम करना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति देना, भारतीय कंपनियों को विदेशों में व्यापार करने की अनुमति देना, आयात लाइसेंस प्रक्रिया को समाप्त करना, WTO का सदस्य बनना, यही कौन है, आपका वो है।
भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से भूमंडलीकरण के परिणाम है? ये प्रश्न शानदार है भाई, ये प्रश्न शानदार है, सेकंड ग्रेड में पूछा है भी। नई व्यापार और औद्योगिक नीतियां सही है, नई बैंकिंग और वित्तीय नीतियां सही है, श्रम बाजार सुधार सही है, राजस्व राजकोषीय सुधार सही है। सारे ही किसके प्रभाव हैं? वैश्वीकरण के प्रभाव हैं। ठीक है, ये आपका वो वापस से वही पुस्तक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज का अपना कंटेंट जो है ना वो क्या है, कंप्लीट है। लास्ट में जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट है, कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको शुरू में बता चुका 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी बेहतरीन कंटेंट के साथ। धन्यवाद आप सभी का।